नमस्कार, मैं हूँ वजाहत। नेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बार व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुदर्शन जोशी, जो कि धार और इंदौर में कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने फिजियोथेरेपी को ही अपना कैरियर क्यों चुना? फिजियोथेरेपी ना दो चीज़ों का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक, इसके पास में इन डेप्थ मेडिकल साइंस की गहराई है और दूसरी तरफ एक ड्रग फ्री ट्रीटमेंट का चमत्कार है। तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में काम करते हैं ना तो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट क्रिएट करते हैं, और ये मेरे को बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे आकर्षित करता है कि एक ड्रग फ्री ट्रीटमेंट विथ मेडिकल साइंस बैकग्राउंड। आजकल कम उम्र में भी रीढ़ की हड्डी की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? एक्चुअली कम उम्र में रीढ़ की हड्डी की समस्या नहीं बढ़ रही है, बल्कि मैं उसको दूसरे तरीके से कहूँगा, हम बड़ी तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं। तो जो आदमी दिन में 6 से 8 घंटे लगातार सिटिंग पोस्चर में बिताता है, उसकी रीढ़ की हड्डी 40% ज़्यादा तेज़ी से एजिंग की तरफ जाती है। यानी जो सिम्टम्स आपको 60 या 70 साल की उम्र में आने चाहिए थे, वो 30-40 साल की उम्र में ही चालू हो जा रहे हैं। तो आप जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, कम उम्र में प्रॉब्लम्स नहीं है। कोई कैसे पहचान सकता है कि उसकी रीढ़ पर असर पड़ रहा है? देखिए, हमारा शरीर ना जब भी कुछ प्रॉब्लम में आ रहा होता है तो सबसे पहले वो कुछ अलार्म्स देता है। ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम अलार्म्स को नहीं समझ पाते। होता क्या है कि जब भी मुझे कमर दर्द की सीरियस समस्या आने वाली होती है, उसके पहले मुझे कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। जैसे सुबह उठते समय मुझे कमर में बड़ी अकड़न आती है, या कभी मैं ज़ोर से चीख रहा हूँ या खांस रहा हूँ तो मुझे कमर में तक उसका असर मालूम पड़ता है। या फिर कई बार मैंने थोड़ा सा वज़न उठाया तो मुझे 1-2 दिन के लिए कमर में दर्द रहा और वो ठीक हो गया। पर धीरे धीरे ये समस्याएं बड़ी फ्रिक्वेंट आने लगती हैं। ये वो अलार्मिंग साइन है जब आपको समझ जाना चाहिए कि अब आप सीरियस समस्या की तरफ जा रहे हैं। सेम चीज़ जब आप गर्दन की तरफ देखते हैं तो गर्दन कुछ दिनों में आपको अकड़ने की एहसास देने लग जाती है। कई बार आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि आज मेरी गर्दन एक तरफ पूरी नहीं घूम रही है। 1-2 घंटे के लिए वो वैसा रहता है और वापस ठीक हो जाता है। पर ये चीज़ें जब बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है कि अब गर्दन किसी सीरियस समस्या की तरफ जा रही है। आपको टाइम रहते एक उचित परामर्श लेना चाहिए। अगर लोग सोचते हैं कि थोड़ी बहुत पीठ दर्द तो आम बात है, तब हमें इसे सीरियस लेना चाहिए। कमर दर्द ना हर आदमी को हो सकता है, और जीवन में हर आदमी कम से कम 3 से 4 बार कमर दर्द महसूस करता है। सीरियसली लेने का कारण कब आता है कि सर मुझे साल में 1 बार कमर दर्द हुआ था, उसके बाद में सीधे अगले साल हुआ, पर अब यही कमर दर्द मुझे महीने में 1-2 बार होने लग गया है। तो जब आपकी फ्रिक्वेंसी कमर दर्द की बढ़ रही है, या फिर टाइम ड्यूरेशन की, सर पहली बार दर्द हुआ था मैं 2 दिन में ठीक हो गया, अब दर्द हुआ मैं 15 दिन से ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो ये जब टाइम ड्यूरेशन से आपके बढ़ रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि हाँ, अब आपको अपने कमर दर्द को सीरियसली लेना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो मरीज नहीं हैं, उन्हें इस मर्ज से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से दूंगा आंसर। मैं उन 5 तरीकों को बताना चाहता हूँ कि ये 5 चीज़ें आप करोगे तो आप पक्का अपनी गर्दन को खराब कर लोगे। तो सबसे पहला काम है कि आपको आराम से लेट के 2 तकिए लगा के और अपना मोबाइल में कम से कम 1-2 घंटे का टाइम बिताना है। आप वेब सीरीज देख सकते हो, आप गेम खेल सकते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा काम कर सकते हो, आप 6 से 8 घंटे एक जैसी पोजीशन में आप बैठ के और अपना काम करते रहो, आप बीच में ब्रेक लो ही मत। तीसरा काम, सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है कि कुछ वजन उठा के नीचे से ऊपर लेके जाना। तो आप जब भी नीचे झुक के वजन उठाओगे, ये पक्का है कि आपकी कमर में तकलीफ़ें बहुत जल्दी चालू होंगी। अब बचना कैसे है, आपको इन सब के उपाय सिंपल से है कि जब भी आप लंबी सिटिंग करते हैं तो या तो आप पूरी तरह कमर को पीछे बैक रेस्ट पे टिका के बैठे, या फिर आप विदाउट बैक रेस्ट बैठे। पर हम जो आधा अधूरा काम करते हैं ना, कि हम आधा बैक रेस्ट पे टिके हुए होते हैं और आधा हम थोड़ा सा आगे जाके आराम की पोजीशन में बैठते हैं, ये हमें बैठना सबसे खतरनाक है। सेम चीज़, मोबाइल आपके फ़ोन को यूज़ करने के लिए है, बट अब जैसे जैसे हमारी उसकी यूज़र एबिलिटी बढ़ती जा रही है, हम उस पर मोबाइल पे रील्स देखने में 1 घंटा बिता रहे हैं, न्यूज़ देखने में 1 घंटा बिता रहे हैं। गर्दन लंबे समय तक जब उस पोजीशन में रहेगी, इसकी प्रॉब्लम्स आना तय है। तो आपको किसी भी पोस्चर को लंबे टाइम तक नहीं रखना है, और ख़ासकर ये 3-4 काम जो मैंने बताए हैं, ये अभी प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ कि हर गर्दन के और कमर के मरीज में ये प्रॉब्लम आ रही है।
तो आप इनसे बचिए, आपको सावधानी अपने आप मिल जाएगी। क्या मानसिक तनाव का भी रीढ़ की सेहत पर असर पड़ता है? दो बहुत ज़बरदस्त रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगा। एक रिसर्च कहती है कि जब भी आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी में होते हैं तब आपके कंधे की, शोल्डर ब्लेड्स की, ट्रेपीजियस मसल्स में बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है और ये तनाव लगभग गर्दन पे 10 किलो वजन उठा के आधा घंटा चलने के बराबर का रहता है। सोचिए कि वो तो आपने वजन आधे घंटे में उतार दिया, पर स्ट्रेस में तो आप कई दिनों तक, कई महीनों तक जीते हैं। तो जब आपके गर्दन पे इतना ज़्यादा तनाव आएगा, डेफिनेटली आपके स्पाइन पे प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है जो ये कहती है कि जब कोई आदमी एंगर, फाइनेंशियल स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन, इन 3 फेजेस में रहता है तो हमारे कमर की मसल्स टाइट होने लगती हैं और वही सेम काम करती है जो आप नीचे से झुक के वजन उठा के करते हैं। और अगेन सेम थिंग, 3 महीने 4 महीने जब आप एंगर और डिप्रेशन में रहेंगे, आपकी कमर पे असर आने ही वाला है। रोजाना हम क्या छोटे छोटे काम कर सकते हैं रीढ़ को स्वस्थ रखने के लिए? मैं भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। मैंने उसको बहुत डीपली देखा और जो हमारी संस्कृति की दिनचर्या है ना, वो इतनी अच्छी डिज़ाइन की गई है कि अगर आप उसको सिर्फ फॉलो कर लेते हो, आपकी मैक्सिमम चीज़ें दूर हो जाएंगी। शुरुआत करते सुबह उठने से लेके, जब हम उठते थे तो हम ब्रश के साथ में अपने गम्स की मालिश करते थे, वो मेरे पूरे गर्दन के फेशिया को रिलीज़ कर देता है। नहाते समय हम स्क्रबिंग करते थे, बट अब हम स्क्रबिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। स्क्रबिंग अगेन आपके पूरे बॉडी की फेशिया को रिलीज़ करता है। दिन में आप शुरुआत में कुछ योग आसन से स्टार्ट करते थे और बाद में कुछ हेवी एक्सरसाइजेस करते थे। अगेन वो आपके तरह एक वार्म अप और उसके बाद में मसल्स की स्ट्रेंथ का काम करता था। शाम को आप एक हल्की सी मसाज और सेक लेते थे, तो ये आपके जो दिन भर में आपने जो मसल्स में स्ट्रेस गेन किया है वो दूर कर देता था। ऐसे बहुत सारे हमारे संस्कृति में छोटे छोटे काम जुड़े हुए थे जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प करते थे, बट हमने वेस्टर्न लाइफ कल्चर के चक्कर में इन सब से नाता तोड़ लिया और अब हम प्रॉब्लम में आए। एक ऐसा मिथक जो रीढ़ की समस्याओं को लेकर खत्म करना चाहिए। तो सबसे बड़ा एक जो मिथक समाज में फैला हुआ है कि जब एक बार मुझे गद्दी की तकलीफ हो गई या रीढ़ की हड्डी की तकलीफ हो गई, जिसे हम डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, उसके बाद में मुझे आगे झुका तो मेरी तकलीफ हमेशा बढ़ती जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तब आपका बॉडी अपने आप मूवमेंट करने लगती है और आपको आगे झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये मिथक बना कैसे है? क्योंकि लोग जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो जिस दिन उनका दर्द खत्म हो जाता है उस दिन उनको लगता है कि मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया। आइडियली दर्द खत्म होने के बाद में उस मूवमेंट का रिस्टोरेशन एक बड़ा अहम पार्ट है। जब तक वो फेज़ आपकी पूरी नहीं होती, आपको आगे झुकने से नुकसान होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। हमारा समाज इसमें जी रहा है कि एक बार रीढ़ की हड्डी की तकलीफ हुई तो आप आगे नहीं झुक सकते, जबकि मैं कहता हूँ कि आपको आगे झुकना आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी रीढ़ की हड्डी की हेल्थ को सुधारता है। ये तो हमारे साथ मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुदर्शन जोशी, इन्होंने सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में दर्शकों को बताया। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए धन्यवाद।